कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हो गया गणपत कुमार पंडित। आज मैं केमिस्ट्री का 9वां चैप्टर लेके आया हूँ, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज चलेंगे कार्बन उसके यौगिक, 9वां चैप्टर। कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। केकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इतने ही कार्बन यौगिक की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। अपरूपता की बात करते हैं। वैसे पदार्थ अपरूपता वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के दो अपरूप बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा का कुछ गुण देख लेते हैं। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रवे घनाकार होते हैं। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। तो हीरा क्यों चमकता है दोस्तों, ये पूछते रहता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणें के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। कुछ हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं, जिसे बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, शीशा काटने में कौन सा हीरा का उपयोग किया जाता है, ये पूछते रहता है। काला शीशा होगा, इसे बोट कहते हैं। वही जो है शीशा काटने में उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछते रहता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण देख लेते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से उस पर काला निशान बनाता है, इसलिए उसे काला शीशा कहते हैं। तो काला शीशा किसे कहा जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विबंधक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडार में संचित किया जाता है। दोस्तों अभी जितना भी पॉइंट बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं एक सहसंयोजी आवरण द्वारा संतुष्ट होती, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो है इसका फॉर्मूला पूछते रहता है। CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है।
जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाता है। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संरचना को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कीन जो होता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एल्कीन जो होता है उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है कि असंतृप्त। तो दोस्तों, एल्कीन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब बात करेंगे तो एल्केन हो जाएगा, जिसका समान सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र हो जाएगा CnH2n होगा। इस श्रेणी का पहला सदस्य इथीन है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। देखिए, त्रिबंध वाला हाइड्रोकार्बन जो होगा, त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाएगा। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन इथाइन C2H2 या HC111CH। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। ठीक है, C को 6 बार लिखिएगा, उसमें HH बिठा दीजिएगा, हो गया। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 में किया था। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था। आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, बेंजीन का खोज जो है किसने किया था। आगे चलते हैं, समवायिता यानी आइसोमेरिज्म चलते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अनुसूत्र समान होते हैं परंतु इसके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समवायिता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला चलते हैं संरचनात्मक समवायिता। यह परमाणु के भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होती है। त्रिमीय समवायिता की बात करते हैं। यह अंतरिक्ष में परमाणु के भिन्न प्रबंधन के कारण उत्पन्न होती है। बहुलीकरण की बात करते हैं। जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अपक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस अपक्रिया में भाग लेने अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। बहुलीकरण के कुछ हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वाला कर ही लीजिएगा। प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण दोस्तों ये कर ही लेना है। हम जितना भी जो है इंपॉर्टेंट टिक मार देते हैं वो सब कर ही लेना है, ठीक है। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक हो गया, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसके यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए।
जिन कार्बन यौगिक के अंत में एक द्विबंध हो रहता है उनके योग बहुलीकरण में थर्मोप्लास्टिक बनाते हैं। उदाहरण पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, टेफ्लॉन। सब जो है दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक कर ही लेना है। पॉलीथीन की बात करते हैं, इथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैलियाँ बनाने में होता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीइथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं, फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीवीसी तो और बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करते हैं, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है, उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलक को तापदीप्त बहुलक कहते हैं। से बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट की बात करते हैं, यह फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि की केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथीन के बहुलीकरण से होता है, जिसका उपयोग न चमकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। रबर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर की बात करते हैं, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। वाल्कनीकरण की बात करते हैं, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को वाल्कनीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार को रबर का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। वाल्कनीकरण की प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होते हैं। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। संश्लेषित रबर की कुछ बात करते हैं। नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकोल यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो
डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक आदि बनाने में किया जाता है। थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे की बात करते हैं। वे श्रृंखला युक्त ठोस जिसमें लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजार गुना अधिक हो रेशे कहलाते हैं। रसायन रेशे की बात करते हैं। नायलॉन नायलॉन शब्द वाला न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह CONH2 प्रति इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था। व्यापारिक स्तर पर पहली बार 1939 ईस्वी में महिला के लिए जुराबें इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़े में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। दोस्तों थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा, लेकिन हम पढ़ देंगे, उसको कॉपी में नोट कर दीजिएगा। पेट्रोलियम उत्पाद का बात करते हैं। रेयन की पहले बात कर लेते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयन कहते हैं। रेयन बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे शांत तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद इस सेलुलोज को विलयन को धातु बेलन में बने छिद्र में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तनु बन जाते हैं। रेयन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर की बात करते हैं। इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लेषित करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल समूहयुक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक डेसिडोएच समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिलिक तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणामस्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूँकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल निकायों को पाल बनाने में, अग्निशमन के उपयुक्त होज पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर की बात करते हैं। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इसका संक्षारण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लेषित रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे
अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम उद्योग की बात करते हैं। पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैसेस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक को संगनित प्रभाव पृथक कर इकट्ठे कर लिए जाते हैं। इसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। पेट्रोलियम के उत्पाद देखते हैं। पेट्रोलियम के प्रभाव के नाम। पहला हो गया प्राकृतिक गैस। 30 सेंटीग्रेड से नीचे कार्बन अणुओं की संख्या क्या होगा? C1 से C4 तक। प्राकृतिक गैस का उपयोग है रसोई गैस के रूप में। आप पेट्रोल या गैसोलीन की बात करते हैं। 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड, C5 से C10 तक। पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग होता है ईंधन, मोटर या स्पीड के रूप में। नेफ्था की बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड, C7 से C12 तक। नेफ्था का उपयोग जो होता है संश्लेषित रेशों के उत्पाद में होता है। किरासन तेल की ताप परिसर देखते हैं 175 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। किरासन तेल का जो कार्बन अणुओं की संख्या जो होता है C10 से C15 तक। किरासन तेल का उपयोग जो होता है लैंप एवं स्टोव जलाने के ईंधन के रूप में। डीजल की बात करते हैं। डीजल का ताप परिसर होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन अणुओं की संख्या हो जाएगा C16 से C20 तक। इसका उपयोग जो होता है डीजल इंजन में ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल की बात करते हैं 350, इसका ताप परिसर होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। C30 से C35 तक इसका कार्बन अणुओं की संख्या होता है। स्नेहक एवं दवा बनाने में इसका उपयोग होता है। पैराफिन मोम की बात करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। C35 से C40 तक मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में। कोलतार की बात करते हैं अवशिष्ट सड़क बनाने में जो है कोलतार का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं थोड़ा। कार्बनिक रसायनों से संबंधित विविध तत्व देख लेते हैं थोड़ा। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। दूध से दही का बनना किण्वन का उदाहरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन की संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता के बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल में हिमीभवन को रोकता है। व्यापारी वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सिंथेटिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है 10 बार पूछा होगा। खदानों में अधिकांश विस्टोव हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है।
प्रशीतक फ्यून है डाइक्लोरोमीथेन। मास्टर गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस बिल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइन CaC2 जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पीड भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संश्लेषित स्पीड में 95% इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल होता है। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा क्लोरोएस्टिफिनॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खाद्य पदार्थ जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस इत्यादि परिचालन के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। नेफ्थलीन का प्रमुख स्रोत कोलतार है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। पॉलीकार्बोनिक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।